हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके जीएस और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेट नंबर 15। इससे पहले दोस्तों हम लोग 14 सेट कर चुके हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, और 15 सेट देख चुके हैं हम लोग हिंदी का। अगर ये सारे वीडियो आपको देखना है तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको PDF भी लेना है तो ज़रूर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और 2021 में जो पेपर हुआ था कुल 63 शिफ्ट का, वो सारा PDF आपको अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप में से किसी भी छात्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सीधे आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला सवाल। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? दोस्तों 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। आप कॉपी पर उत्तर करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में भी उत्तर करते चलेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि हाथ में पेन और कॉपी लेकर ही बैठे जब भी मेरा वीडियो देखते हैं, और अपना स्कोर भी आपको शेयर करते चलना है दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। पहला ही सवाल आपसे ज्योग्राफी से पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के भूमध्य रेखा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, याद रखेंगे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन गैस जो है दोस्तों यह हरित गृह से संबंधित नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों गैस आपके हरित गृह के अंदर आते हैं, यानी संबंधित है हरित गृह प्रभाव से। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। देखिए CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह मुख्यतः जिम्मेवार माना जाता है हरित गृह प्रभाव का। याद रखेंगे दोस्तों, CO2 जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हरित गृह प्रभाव में, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा सम्राट था जब उसकी अंतिम समय चल रही थी तो उस समय वो अपने पुत्र का बंदी बनकर जीवन बिता रहा था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। दोस्तों शाहजहां अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र द्वारा बंदी बनकर जी रहा था। तो इसका पुत्र कौन था? तो याद रखेंगे औरंगजेब था, यानी औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र था, तो औरंगजेब के द्वारा ही शाहजहां को बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, शाहजहां वह सम्राट है जो अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाकर रखा गया था। आइए बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा हम लोग शाहजहां के बारे में। देखिए दोस्तों, मयूर सिंहासन का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मयूर सिंहासन से लगातार पेपर में सवाल बनता है। देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। और आन्ना सिक्का का प्रचलन भी दोस्तों शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही हुआ था, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो 2 फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, कि शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण कराया गया था, जबकि शाहजहां के समय ही आन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों कि शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? यानी कोई भी माध्यम है दोस्तों, जैसे जलीय माध्यम, वायु माध्यम, ये सारे क्या हुए? माध्यम हुए। अब बात करते हैं इस सवाल के बारे में। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है प्रकाश की गति। यानी किसी भी माध्यम में अगर आप तापमान की वृद्धि करते हैं तो उस समय प्रकाश की गति भी उसमें बढ़ती हुई नजर आती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों।
आइए प्रकाश से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, ये आपको याद होगा। बात करें दोस्तों, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है, रोमर के द्वारा किया गया था प्रकाश के वेग की गणना। बात करें दोस्तों, वायु प्रकाश जो है दोस्तों निर्वात में जो है ना सबसे तेज गति से यात्रा करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ? तो निर्वात में। अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल का। क्वार्ट्ज किससे बनता है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट से, ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट से। देखिए दोस्तों, क्वार्ट्ज जो है वो बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि क्वार्ट्ज जो है दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड से इसका निर्माण किया जाता है। अच्छा, आपको एक फैक्ट और याद रखना है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला आपको याद रखना है SiO2। याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ऑप्शन ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, यानी वह हैलोजन फ्लोरीन है जो कांच पर प्रहार करती है। अब बात करेंगे दोस्तों हैलोजन के बारे में। यह हैलोजन होता क्या है दोस्तों? देखिए, जब आवर्त सारणी में वर्ग 17 पर आप नज़र रखेंगे तो इस वर्ग 17 को ही हैलोजन समूह बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वर्ग 17 को हैलोजन समूह बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, कुल 5 तत्व हैं जिनको हैलोजन बोला जाता है, वर्ग 17 में आते हैं। चलिए एक एक करके मैं उनका नाम बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला है दोस्तों फ्लोरीन, ठीक है, दूसरा क्लोरीन, तीसरा की बात करें दोस्तों तो ब्रोमीन हो जाएगा, और चौथा दोस्तों आपका आयोडीन हो जाएगा, और 5वें नंबर पे आप रख सकते हैं एस्टेटीन को रख सकते हैं दोस्तों। किसको? एस्टेटीन को रख सकते हैं। ठीक है, ये 5वें नंबर पे हो गया। ये पांचों क्या है? आपके हैलोजन है दोस्तों। और यहाँ से सवाल पूछा गया था कि कौन सा हैलोजन जो है कांच पर प्रहार करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लोरीन हैलोजन के द्वारा कांच पर प्रहार किया जाता है। देखिए दोस्तों, फ्लोरीन का अगर आप परमाणु संख्या की बात करें तो याद रखेंगे 9 होता है। और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन हरा नीला रंग के गैस होते हैं। जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है हरा और नीला, हरा नीला रंग के होते हैं ये दोनों। आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं। ब्रोमीन जो है दोस्तों वह लाल और भूरा रंग का होता है, लाल और भूरा रंग का ब्रोमीन होता है। आइए बात करते हैं अब आयोडीन के बारे में। आयोडीन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व है दोस्तों, इसका कलर जो होता है बैंगनी रंग होता है। क्या होता है दोस्तों? बैंगनी रंग होता है आयोडीन का, याद रखेंगे। अब आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी जो है 8, ऑप्शन डी 10। देखिए, ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 मंडल है आपके ऋग्वेद में, याद रखेंगे और आपको याद भी होगा। देखिए, ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 यानी 2 और 7 मंडल को परिवार मंडल के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, 2 और 7 को क्या माना जाता है? परिवार मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में? तो यही 10वें मंडल में है। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए, जो तीसरा मंडल है उसमें आपको मिलता है गायत्री मंत्र। क्या मिलता है दोस्तों? गायत्री मंत्र मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आप लोग को एक सूक्त याद होगा दोस्तों, सूक्त से भी सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो याद रखेंगे 1028 सूक्त है आपके ऋग्वेद में। और बात करें दोस्तों, ऋग्वेद जो है विश्व के प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक भी है, ये भी आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने, मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से, या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से। तो दोस्तों, मगध राज्य का उत्कर्ष माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मगध राज्य का उत्कर्ष माना जाता है।
देखिए अब मगध की बात आई है तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है 6ठी शताब्दी में। और बात करें दोस्तों बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, कौन सा दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। और जैन साहित्य भागवती, क्या दोस्तों? भागवती। इनमें उल्लेख मिलता है दोस्तों 16 महाजनपद का। कहाँ उल्लेख मिलता है दोस्तों महाजनपदों का? तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का एक साहित्य है, और भागवती जो कि जैन धर्म का एक साहित्य है, इसमें उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद थे। और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का। देखिए मगध पर किस किस ने शासन किया? तो हर्यक वंश ने शासन किया दोस्तों। दूसरे नंबर पे शिशुनाग को रख लेंगे। तीसरे स्थान पे दोस्तों नंद वंश, और चौथे स्थान पे दोस्तों मौर्य वंश का क्रम आता है, याद रखेंगे। ये वंश है जो मगध पे शासन किए थे। और बात करते हैं दोस्तों मगध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ दोस्तों? अथर्ववेद में मगध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ऑप्शन बी निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी आयात को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी आर्थिक सक्रियता को बढ़ाना। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देना अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, आप लोग वन लाइनर के रूप में इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। प्रसिद्ध उपन्यास लव स्टोरी किसकी कृति है? यानी आपसे पूछा गया है कि ये जो लव स्टोरी उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है एरिक संगल, फरीद जकारिया, ऑप्शन सी में लीला सैमसन, और ऑप्शन डी है टिम वीवर। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिक संगल हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि लव स्टोरी उपन्यास के लेखक कौन है? एरिक संगल, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? यह आपसे सवाल पूछा गया है कि ISI जो है दोस्तों कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो ISI दोस्तों पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, याद रखेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों भारत की बात करें तो आप लोग रॉ का नाम सुने होंगे, CBI का नाम सुने होंगे दोस्तों, ED का नाम सुने होंगे, ये भारत के हैं। बात करें दोस्तों चीन का कौन हो जाएगा दोस्तों? तो MSS हो जाएगा दोस्तों चीन का। और ऑप्शन में क्या है? कनाडा है, इसका भी देख लेते हैं। कनाडा की दोस्तों बात करें तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। तास कहाँ की न्यूज एजेंसी है? TAS कहाँ की न्यूज एजेंसी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो तास जो है दोस्तों रूस का एक न्यूज एजेंसी का नाम है, याद रखेंगे। तास कहाँ का है? तो रूस का न्यूज एजेंसी है। आइए बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में। तो भारत के आप याद रखेंगे समाचार भारती, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनी वार्ता, ये सारे भारत के न्यूज एजेंसियां हैं। चीन के देख लेते हैं दोस्तों, चीन के हो जाएंगे सिन्हुआ, याद रखेंगे, लिख देते हैं, सिन्हुआ हो जाएगा दोस्तों चीन का। और कौन बच गया? पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान का देख लेते हैं UPP, याद रखेंगे दोस्तों, UPP होता है पाकिस्तान का न्यूज एजेंसी का नाम। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने कि मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी में, मानचित्र कला बोला जाता है दोस्तों। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को बोला जाता है मानचित्र कला, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नक्शा बनाने की कला को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो कार्टोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्टोग्राफी बोला जाता है नक्शा बनाने की कला को,
ठीक। और मानचित्र बनाने की कला को मानचित्र कला बोला जाता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 सितंबर को। आइए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में। शुरुआत करते हैं 22 सितंबर से। देखिए दोस्तों 22 सितंबर को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड राइनो डे। क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को। 23 सितंबर की बात कर लेते हैं। 23 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों हैजा दिवस। क्या मनाया जाता है? हैजा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 24 सितंबर का भी देख ही लेते हैं। तो याद रखेंगे विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बधिर ऐसे लिखते हैं, बधिर दिवस। यानी बधिर दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी प्रणव बन गए हैं दोस्तों भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर। याद रखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, वी प्रणव। करंट अफेयर्स का सवाल है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर प्रदेश के पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की घोषणा किया है अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के समुदायों को, पहाड़ी समुदाय जो है उनको अब एसटी का दर्जा देने की घोषणा कर रखी है जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम हो गया था। चलिए देखिए इस प्रश्न को और उत्तर देने का कोशिश करें। प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। यानी जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपके मंसूरी में। कहाँ दोस्तों? मसूरी में स्थित है। याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो मसूरी में। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल क्योंकि पिछले बार एनटीपीसी में यह सवाल हूबहू पूछा गया था। देखिए इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, अभी बहुत चर्चे में है यह कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि बहुत चर्चे में चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीसीएस। टीसीएस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है, टीसीएस बन गई है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? ये तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए में संविधान संशोधन, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान की आत्मा बोले थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख मिलता है, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में संविधान में उल्लेख मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। और बात करें दोस्तों मूल कर्तव्य कितने हैं, ये आपको पता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मूल कर्तव्य कितने हैं हमारे संविधान में। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। और ये रहा आज का हमारा अंतिम सवाल, और इस सवाल का उत्तर तो आप ही देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए सवाल क्या है, मैं पढ़ लेता हूँ। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत के गृह सचिव, या फिर रक्षा मंत्री। आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है। और आपसे मैं एक प्रश्न यहाँ भी पूछा हूँ कि मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में कितने हैं, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर भी करेंगे दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।